दोस्तों, रेगिस्तान के महारती कार्यक्रम में हम अपने रेगिस्तान की कुछ शख्सियतों से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया हो। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि रेगिस्तान के महारती नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के महारती हैं। और इनका परिचय मैं आपको नहीं दूंगा, आप खुद पहचान सकते हो। देखिए, जब इनकी आवाज़ रेडियो से गूंजती थी तो पूरा हिंदुस्तान थम जाता था, एक जगह इकट्ठे हो जाते थे लोग। और आज हमारे बीच हैं जाने माने प्रसार भारती यानी आकाशवाणी के समाचार वाचक श्री पंचदेव पांडे जी। तो आज इनसे हम मुलाकात करवाते हैं और इनकी आवाज़ गूंजती थी रेडियो से, और शब्द आपको याद होंगे। हम सर आपका स्वागत करते हैं और पहले हम शुरुआत उन शब्दों से करना चाहते हैं कि जब आप रेडियो पे बोलते थे, शुरुआत कैसे करते थे समाचार पढ़ने की, वो शब्दों से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आकाशवाणी है। अब आप पंचदेव पांडे से समाचार सुनिए। याद आ गया होगा आपकी पुरानी यादों में, चले जाइए। और देखिए, रेडियो के ऊपर जो पुराने जो कलाकार थे वो अपनी सेवाएं देने के बाद में कहाँ रह रहे हैं, किस हाल में हैं, और ये शायद पुराने श्रोता जानने की जरूर उत्सुकता होगी। तो उनके लिए ये जो मेरा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज मैं आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ हिंदुस्तान के जाने माने समाचार वाचक श्री पंचदेव पांडे जी से। तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं हमारे प्रसार भारती, लेकिन चाहने वाले बहुत आज भी हैं, करोड़ों, और उनमें से मैं बहुत बड़ा आपका प्रशंसक रहा हूँ। तो शुरुआत में आप वहाँ से करना चाहता हूँ कि रेडियो में आपने प्री प्लान किया हुआ था कि हम रेडियो में जाना है, या कोई इंसिडेंट था कि रेडियो में आप चले गए थे? ऐसा है, वो एक समय था, परिस्थिति थी जिसमें मुझे आवश्यकता थी नौकरी की। मैं पहले अध्ययन में था, पीएचडी कर रहा था हिंदी में और अध्यापन भी कर रहा था। इस बीच हमारे कोई परिचित बहुत अच्छे कि आप रेडियो में आज ऑडिशन हो रहा है, आवाज़ टेस्ट हो रही है, क्यों नहीं जाते? उन्होंने बताया, मैं चला गया, बीकानेर की रेडियो में गया। वो ऑक्सिलरी सेंटर था और बस सिर्फ ये है कि वहाँ रिकॉर्डेड टेप्स आती थी जयपुर से और उसको हम बजाते थे। कुछ प्रोग्राम ओरिजिनेट होते थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर हम रिकॉर्डेड ही सब बजाते थे। तो वहाँ कुछ पारिश्रमिक थोड़ा सा ज़्यादा मिला, लेकिन कैजुअल ही रहे हम। तो कैजुअल हम करीब 3 साल रहे, हमारे साथी भी थे कुछ। इसके बाद स्टाफ आर्टिस्ट की बात हुई तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भी आप, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य उस समय वहाँ से निकल के और अध्यापन के क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में जाने की इच्छा थी। लेकिन कुछ प्रारब्ध और कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि निकल नहीं पाया। अब मैं रेडियो में ही लगा। वहाँ से मैं स्थानांतरित होकर वाराणसी गया तो थोड़ा सा वहाँ एक कृषि जगत प्रोग्राम हुआ करता था और वो सिर्फ 45 मिनट और बाकी प्रोग्राम नहीं था। तो उस साल मैं साल भर करीब वाराणसी रहा, किसी ने मुझे नहीं पहचाना, कोई मतलब की पहचान नहीं हुई क्योंकि ओरिजिनेशन नहीं था। इसके बाद वहाँ से मैं सीबीएसई में कानपुर आ गया, कानपुर से फिर इलाहाबाद में भी सीबीएसई था और फुल फ्लेज स्टेशन था। वहाँ पूरा प्रोग्राम प्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें उससे रूबरू हुआ मैं। इसके बाद वहाँ से मैं फिर वाराणसी गया। वाराणसी में कुछ प्रोग्राम ओरिजिनेट होने लग गए। ये सन 75 के अंतिम दिनों की बात है। उसके बाद जो प्रोग्राम वहाँ ओरिजिनेट होने लगे तो हमने अपने को इन्वॉल्व किया उसमें और वहाँ मुझे पहचान मिली।
उसके बाद तो फिर वहाँ मतलब ये हो गया कि ये कौन है तो वो है फलाना है, मतलब यहाँ तक कि लिसनर ये जानने लगे कि ये पंचदेव पांडे वाला रेडियो स्टेशन है सारनाथ में। तो फिर न्यूज में वहाँ से आ गया मैं। न्यूज में मैं 83 में आया मई में, और वहाँ भी मेरे तथाकथित पिताजी जिसको कहिए देवकी नंदन जी पांडे, तो जितने लिसनर थे, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में धर्मेंद्र जी, चाहे और भी जो भी रहे हैं, सब पूछते थे देवकी नंदन पांडे जी के लड़के से कि भाई तेरा कोई छोटा भाई है क्या जो न्यूज़ पढ़ने लग गया? तो उन्होंने बताया कि नहीं वो। तो इस तरह से वहाँ भी लिसनर ने, श्रोताओं ने मुझे बहुत ही प्यार दिया, और मैं आभारी हूँ। आभारी क्या हूँ, मतलब कि मैं धन्य हूँ। तो इस तरह से मैं रेडियो में आया। रेडियो पे आना उस समय बहुत बड़ी बात माना जाता था, और रेडियो में बड़े मतलब ब्रिलियंट लोग, जैसे आपने भी पीएचडी कर रखे, ऐसे ही लोग आया करते थे। तो एक में देवकी नंदन पांडे जी की आवाज़ और आपकी आवाज़ में काफ़ी समानता है, इसलिए भी शायद लोग कहते होंगे वो दौर ऐसा था। लेकिन जो रेडियो का आपने, तो वो शुरुआती चरण जब रेडियो एकदम से चरम पर जा रहा था, और वो चरम भी देखा और उतार भी देखा उसका, तो आज का जो समय है रेडियो के लिए कितना चुनौतीपूर्ण आपको लग रहा है? ऐसा है कि उस समय जो रेडियो की स्थिति थी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थी, और किसी भी क्षेत्र में, नाटक में, संगीत में, या प्रोग्राम और भी जितने, चाहे कृषि जगत हो, जितने भी प्रोग्राम थे, उसमें जो लोग भी थे वो चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम करते थे, और लाइव भी होता था, सजीव प्रोग्राम होता था। नाटक के लिए रात भर लोग रिहर्स करते थे, और सुबह की एक दिन रिहर्स किया, सुबह नेक्स्ट डे सुबह में आवाज़ थोड़ी सी अच्छी रहती है, तो प्रोड्यूसर बुलाते थे सारे सवेरे आएंगे, और सवेरे वो रिकॉर्डिंग होती थी नाटक की, और लाइव भी होता। तो उस समय के कार्यक्रम जो भी करता था, जो भी विभाग में है, वो एक चुनौतीपूर्ण था, और बड़ा सीरियसली, मतलब जिसमें हम कहते हैं कि निष्ठा वाला कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि मेरे में जो भी कुछ मिला, वो मैं ईमानदारी और निष्ठा से जो काम किया, उसका फल मुझे मिला। काम में जब तक आपकी निष्ठा नहीं होगी, तब तक आगे आप नहीं निकल पाएंगे। कोई भी, मेरे और सहयोगी थे, तो अब सभी नहीं पहुंच पाए, न्यूज़ रीडर जो भी पहुंचे, या और भी साथी थे, बनारस में हमारे और साथी थे, लेकिन अब मुझे लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो वो ये है कि आप उसमें इन्वॉल्व होइए अपने काम में, अरुचि लीजिए, निष्ठा लीजिए, आप जरूर सफलता मिलेगी। और उस समय के कलाकार ऐसे ही निष्ठा से काम करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और उनको पैसे या उससे नहीं, हमारा मतलब प्रोग्राम कैसे जाए, प्रोग्राम लिसनर का रिस्पांस कैसा हो, वो लिसनर रिस्पांस करता था तो वो और उत्साहित होता था। ये सर जी, मैंने आपकी जब न्यूज़ सुनता था, तो मैंने एक बहुत जो मैंने नोटिस किया कि जब कोई सैड न्यूज़ देनी होती थी, खुशी की न्यूज़ देनी होती थी, तो भाव इतनी जल्दी चेंज होते थे। जैसे किसी की मृत्यु की सूचना देनी है, एकदम चेंज हो जाता था। फिर एक स्पोर्ट्स की आती थी, भाव इतने वेरिएशन देखने को मिलता था। तो ये कैसे कर पाते थे, थोड़ा सा उसको बताएंगे आप? ये मतलब कि जिसको कहते हैं कि स्वतः भाव, अब आपको सैड न्यूज़ आ रही है, देना ही है। इंदिरा गांधी की डेथ की सूचना मैंने ही दी थी, तो वो तो दिन भर का ही हिसाब किताब था। वो भाव उस समय, माहौल ही ऐसा बन गया था। तो कोई एक अच्छी बड़ी पर्सनालिटी जब जाती है तो न्यूज़ की जाती है, बाकी तो उस समय
स्वतः ही वैसे भाव आ जाते हैं। और स्पोर्ट्स की न्यूज में स्पोर्ट्स जैसा अपना जैसे भाग वो थोड़ा सा ग्रेस हो वो चीज़ आती है, हर चीज़ में वो तो भावान। दूसरी चीज़ है, आप जो भी न्यूज़ में बिना न्यूज़ को समझे या बिना किसी भी चीज़ को बिना समझे आप बोल नहीं सकते, उसको लिसनर तक पहुंचा नहीं सकते। असल चीज़ है श्रोताओं को तक हमारा हम जो कह रहे हैं वो ठीक पहुंच रहा है कि नहीं। तो जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक श्रोता को हम नहीं समझा पाएंगे। तो इस तरह का होता है। एक चीज़ और सर, कितना दबाव रहता है जब आप स्टूडियो में होते हैं कि उस समय तो करोड़ों, पूरा ये मुख्य साधन यही था समाचार सुनने का, पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी की डेथ के समय सुन रहा होता था। तो आपको ये अंदाज़ा रहता था कि पूरा हिंदुस्तान हमको सुन रहा है, कहीं कोई गलती की संभावना है, तो उस समय अपने आप को कैसे मैनेज करते थे इतने प्रेशर में? दरअसल हम लोगों को, खासकर मुझे तो और किसी से डर नहीं लगता था, श्रोताओं से ज़्यादा डर लगता था। कहीं कोई गलत चीज़ चली गई तो इतना क्षोभ होता था मन में कि क्या कर दिया मैंने। तो वो श्रोताओं से ज़्यादा डर रहता था। बाकी तो है तो श्रोताओं से डर के कारण दबाव तो यूँ रहता है कि जब हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं कोई भी आइटम, तो एकदम दिमाग वहीं रहेगा और कि हम कहाँ हैं, क्या नाम है हमारा, ये सब हम भूल जाते हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ डर अगर है तो श्रोताओं का है, और उससे परफॉर्मेंस में जो भी वो होता था। एक बात और सर, कि जब आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और बीच में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, आपको भी अंदाज़ा नहीं होता, एकदम खोल के देख पढ़ रहे होते हैं तभी अंदाज़ा होता है, ऐसा कई बार हुआ है क्या? कई बार होता है, कई बार अनरिहर्स, मतलब कि इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोग न्यूज़ में ऐसा है ना कि बिना तैयारी के नहीं जाते। तो आजकल की कल क्या घटना हुई है देश में या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आज क्या हो उसकी क्या संभावना है, ये एक मन में बैठा रहता है। और उस आधार से अनरिहर्स चीज़ भी जो आती है, कभी कभी एकदम अनरिहर्स, कभी कभी का प्राय कभी आ जाती है तो उसको पढ़ जाते हैं। कभी इस तरह का भी आता है, हमारे एक कलीग थे जो इंग्लिश का ही वो न्यूज़ आई, इंग्लिश का रख दिया, उन्होंने देखा हिंदी में उसी समय बोल दिया। तो ऐसे होता है क्योंकि रश न्यूज़ होती है। रेडियो के न्यूज़ में, टेलीविज़न के न्यूज़ में यही फ़र्क है। टेलीविज़न में तैयारी करनी पड़ती है सारी, वो कैमरा और ये तो न्यूज़ आई और न्यूज़ रीडर के सामने रख दो, वो पढ़ देगा। अभी आप आकाशवाणी का जो भविष्य है, समाचारों पे हम बात करें या खासकर दूसरे कार्यक्रम भी लिसनर्स कम हो रहे हैं, दूरदर्शन की भी हालत आप देख रहे हैं, लेकिन प्राइवेट चैनल जो कुछ मतलब हमारी भाषा की खिचड़ी कर दी है, सही समाचार भी नहीं दे रहे हैं, एक न्यूज़ के लिए पूरे दिन बैठे रहते हैं लेकिन समाचार भी सही नहीं मिल रहा है। तो क्या श्रोता हमारे वापस आकाशवाणी की तरफ मुड़ने की संभावना रहेगी फ्यूचर में? आप देख रहे हैं कुछ ऐसा? नहीं, वो आशा तो है कि आकाशवाणी की तरफ दर्शक या श्रोता जो भी हैं, लेकिन कुछ यह है कि अभी भी अब पहले से थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि काम करने की निष्ठा में कमी आई है। सरकारी नौकरी समझ के इसलिए प्राइवेट में लोग बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हमको कुछ हम ढीले पड़ गए। थोड़ी सी कोशिश चाहिए और पहले जैसी निष्ठा काम करने कार्यकर्ताओं की, काम करने वालों की, तो ये वापस वो दौर आ सकता है। बस थोड़ा सा प्रयास सबको सामूहिक, ये तो टीम वर्क होता है, तो सामूहिक है, सामूहिक करना। ये मुख्य सवाल हमारा देखो, प्राइवेट चैनल और जो हमारा प्रसार भारती के जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से है, उस पर भरोसा कितने करते हैं? हम प्राइवेट चैनल दिन भर देखते रहते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आज भी हम कर रहे हैं ये भरोसा। तो विश्वसनीयता तो आज में सब लोग जानते हैं, आज भी करते हैं और हमेशा रही है। आपको भी इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें?
आकाशवाणी की विश्वसनीयता अभी भी है और वो रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी समाचार आते हैं हमारे संवाददाता द्वारा या एजेंसियां जो देती हैं उनके थ्रू, और मतलब हम उस खबर की विश्वसनीयता हम देख लेते हैं, तभी उसको हम प्रसारित करते हैं। ऑपरेशनल काम में कभी कभी कुछ हो जाती है, उतार चढ़ाव, कमी ज़्यादा, या कभी जल्दी में हमने कोई खबर ऐसी दे दी कि बाद में वो खबर सही नहीं निकली, तो हमें फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है। वही बात वहाँ है। बाकी अब और जो आपके टीवी चैनल और ये सब हैं, इन लोगों का अभी प्राइवेट वाले जो भी हैं वो टीआरपी वाली बात हो गई है। सब अपना अपना अपनी स्थिति बनाने के लिए कभी कुछ चटपटा या बोलने का ढंग, सब आकाशवाणी का अपना ढंग है, लेकिन ऐसे जो बोलते हैं अपने टीवी में इसमें वो उनका अपना है। जो हमारी जो भाषा हिंदी, शुद्ध हिंदी जिसको कहते हैं, वो बची हुई तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के ही पास है। बाकी तो प्राइवेट चैनलों ने क्या कर दिया आप देख ही रहे होंगे। नहीं, भाषा के बारे में जैसे न्यूज़ वाली है तो उसमें हमेशा यही निर्देश रहता है कि आप ऐसी भाषा समाचार के लिए अपनाइए जो एक मजदूर वर्ग भी उसको समझ जाए। लोग तो समझ ही जाते हैं, लेकिन जो एक ट्राली खींचने वाला है, कोयला ढोने वाला है, वो भी आपकी भाषा को समझ सके। लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी आती हैं जो बोलते बोलते समाचार में आते आते लिसनर भी समझ जाता है कि ये हाँ इसका अर्थ यही है, तो कुछ चीज़ें आ भी जाती हैं। लेकिन भाषा का ख्याल हम रखते हैं कि अशुद्धता ना हो, क्योंकि इससे एक रेडियो का काम शिक्षा देना भी है, इंटरटेनमेंट, शिक्षा और फिर सूचना, ये सारी चीज़ें दो तीन चीज़ें आती हैं, तो ये इसका हम ख्याल रखते हैं। रेड लाइट आई और सामने घड़ी की सुई भी रहती थी, और वो हमारी संगिनी होती थी। जब हम न्यूज़ पढ़ते थे तो उस समय सेकेंड की जो सुई चलती थी उसके साथ हम चलते थे। जैसे 8 बज गया तो 8 बजने में तुरंत जैसे ही हमारा कंट्रोल रूम से इंडिकेशन आया, हम अपना शुरू हो जाते थे। पिप्स हम वो कंट्रोल रूम वाले सुनते थे, उनको बात जैसे पिप्स पूरा हुआ, बाकी और दूसरे स्टेशनों पर वो पिप्स जाती थी तब जा करके, तो ये जब देते थे संकेत, हम अपना शुरू कर देते थे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, ये तो कर रहा है, बातें करता ही रहूं। तो ये हमारे श्रोता जो उस दौर में इस जो आपका इंटरव्यू देखेंगे तो उनको अपना दौर जरूर याद आएगा। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ ये जो एक हिंदुस्तान के यूं कहूँ कि जाने माने समाचार वाचक रहे, अभी सेवानिवृत्त हो चुके श्री पंचदेव पांडे जी से आप मुलाकात कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जैसलमेर। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ जैसलमेर।